ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਕੈਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ चौधरी रकेश सिंह जी टकैत के नाल। टकैत साहब, अभी सरकार की तरफ से नया बजट पेश करा गया है, इसमें सर किसानों के लिए क्या है? भी किसानों के लिए तो कुछ नहीं इस बजट में ना। किसानों के लिए कोई वो नहीं है कि कोई फाइनेंशियल इसमें किसानों को मदद होगी। एमएसपी गारंटी कानून पे वो कुछ बनाएंगे, बिजली में या खाद उसमें कोई ये सब्सिडी या वो बढ़ाएंगे, तो किसानों के लिए तो कुछ है नहीं इसमें। तो सर जो कृषि है वो तो देश की रीढ़ की हड्डी है, तो किसानों को क्यों इग्नोर कर दिया जाता है? कृषि को क्यों इग्नोर कर ये दिया जाता चाहते हैं कि किसान अपनी जमीन छोड़ दें। किसान को घाटा होगा तो ही किसान जमीन छोड़ देगा। फसलों के रेट कम होंगे, महंगाई ज्यादा होगी तो अपनी जमीन बेचेगा। ये इनकी पॉलिसी है। ये तो बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। एग्रीकल्चर सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो या छोटा दुकानदार हो जो हमारे गांव में रह रहा व्यापारी, ये सबको खत्म कर रही है। अमेरिका के साथ में इन्होंने एक एग्रीमेंट करा है, तो उसका क्या असर पड़ेगा किसानों के? उसका दूध के किसान पर असर पड़ेगा सीधा। वो 25 से 29 रुपए लीटर तक दूध गांव में बेच देगा, तो हमारा जो पशुधन है वो खत्म होगा। पशुधन खत्म होगा तो उसका सीधा एग्रीकल्चर पर असर पड़ेगा। जो दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे आएंगे, वो चाहे कपास का किसान हो या फल फ्रूट्स का किसान हो या हमारे ग्रेन्स है उसका किसान हो, वो सीधा असर उस पर पड़ेगा। क्योंकि उनसे जो यहाँ पर ड्यूटी लगती थी, हम 300% तक खाद्यान्न उस पर ड्यूटी लगा सकते थे, वो ड्यूटी हम धीरे धीरे खत्म कर देंगे। बाहर का सब्सिडाइज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा तो हमारे किसानों को मारेगा वो। जैसे टर्की में वहाँ एक भी पशु नहीं है, पिछले 30 साल पहले वहाँ पशु खत्म हो गए, वहाँ कोई पशु नहीं है। तो ऐसे ही भारत में होगा, दूध का खत्म होगा और जो वहाँ से पशु फीड आएगा वो नॉनवेज है। हाँ, तो यहाँ पे तो धार्मिक भावनाएं भी आहत होगी उससे। और जो यहाँ की गाय है, यहाँ का पशु, वो वेजिटेरियन है, लेकिन वहाँ से जो फीड आएगा वो नॉनवेज आएगा। तो क्या उसको खा के बीमारी नहीं बढ़ेगी पशु में? क्या हम पशुओं को मीट खिला सकते हैं? पशु तो घास खाता है, हम उसको मिक्स वो कर देंगे तो उससे भी नुकसान होगा। तो सर एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो जाता है, जैसे वहाँ से विदेश से कोई चीज़ मंगवाते हैं, मान लो दूध ही मंगवाते हैं, आपने कहा कि 30 रुपए लीटर मिलेगा, तो सर हमारा देश का जो किसान है, जहाँ जो गाय पालने वाला है, पशु पालने वाला, वो इतना सस्ता दूध क्यों नहीं पैदा कर पाता है? हमें तो सर 100 रुपए अगर लीटर दूध बिकता है तब भी पड़ता नहीं आ रहा है इस समय, देखा जाए तो कायदे में। तो वो इतना सस्ता कैसे मतलब पैदा कर लेते हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक गाय को 42,000 रुपया साल भर की सब्सिडी है। अच्छा जी। और 72% तक सब्सिडी है वहाँ पे। यहाँ पे 42,000 रुपए की गाय नहीं होती, तो कैसे पूरा पाट देंगे हम उनको? यहाँ तो चिन्नी अगर आएगी, चिन्नी को भी जो रोक्या है वहां से, चिन्नी का भाव निर्धारित करा पहले, जब आंदोलन चले कई साल पहले, 32.5 रुपया किलो और उस पर 100% का फिर टैक्स लगाया। तो अगर यहाँ कोई बाहर की चिन्नी बेचेगा तो 32 रुपए पर केजी उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम उसको फ्री कर देंगे तो ब्राजील ही मार देगा हमको 1 साल में। यहाँ ब्राजील चिन्नी बेच देगा, देश का किसान खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा हमारा शुगर वाला। अमेरिका के साथ में एग्रीमेंट करती है भारत की गवर्नमेंट। अमेरिका तो अपने किसानों के लिए सब्सिडी दे रहा है, आपने जैसे बताया, उनके लिए काम कर रहा है, तो भारत सरकार क्यों नहीं कर रही है? अब नहीं दे रही हो सब्सिडी किसान को। यहाँ 4% तक है और वो भी इंडस्ट्रीज को सब्सिडी है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को है, उनको है। वहाँ पे 72% में डायरेक्ट किसानों को देते हैं। वो तो ये लगाया कि किसी पे
300 किल्ले जमीन है और सरकार ने कह दिया कि 100 किल्ले में आपको बिजाई नहीं करनी, आप इसका जो पैसा है हम आपको दे देते हैं, आपको इसको खाली छोड़ना। यहाँ पे उस तरह की व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ पे तो किसान की फसल महंगी सी होगी वो सब वही लगा देता है, आलू महंगा हो गया तो सबने आलू लगा दिया, घट गया तो उसने बिजाई कम कर दी, पैदावार इसमें दोस्तों किसानों का हुआ ना सर, एक के पीछे एक लेके चलते हैं। क्या करे उसको, किसान को क्या पता कि कितना करना, कहाँ क्या बोए किसान। किसान ने अगर ज्यादा उत्पादन कर दिया, किसान यहाँ पे ज्यादा उत्पादन से मरता है। अगर उसने ज्यादा उत्पादन कर दिया तो रेट डाउन चला जाएगा। जिम्मेदारी सरकारों की होनी चाहिए। यहाँ पे सरकारों की जिम्मेदारी है कि वोट कहाँ और कैसे मिलेगी, उसका इक्का कहाँ खड़ा है उनके पास में। लेकिन हमको कितने देश में वेजिटेबल्स की जरूरत है, कितना हमको गेहूं चाहिए, कितना हमको मक्का चाहिए, कितना हमको शुगर चाहिए, उसका कोई डाटा देश में है ही नहीं। नहीं तो हमको कितनी हेक्टेयर में हमको किस चीज की फसल लेनी है, सरकार को बताना चाहिए कि एक ब्लूप्रिंट बना के देगा। ब्लूप्रिंट बना कर दे, वो है नहीं। क्योंकि एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उसको 18 मंत्रालय देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कृषि विभाग को देखती है, वो भी बहुत सी चीज की परमिशन देती है। अब किसी किसान को बताओ दो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या सिस्टम है, रेलवे का उसका फर्टिलाइजर वाला उसमें है, विदेश मंत्रालय उसमें है। अभी जैसे बाहर से मक्का मंगा दी इन्होंने, अब ये किसान के रेट कैसे डाउन हो गए इनको पता भी नहीं चला। जो मक्का किसान बिहार और हमारा मध्य उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का किसान हमारा मर गया, बाहर से मक्का मंगा ली इन्होंने। उड़द दालें बाहर से मंगा रहे, अफ्रीकन उससे दालें मंगा रहे। दालें का उत्पादन हमको यहाँ पे करना चाहिए, उत्पादन कैसे बढ़ेगा उस पर काम करना चाहिए। जैसे इंपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पे देश का पैसा बाहर जा रहा है, तो ये आने वाले समय में फिर इसका सर भविष्य क्या होगा, फिर देश का कहाँ भविष्य जाएगा? यहाँ पे जो सरकारें हैं वो चाह रही कि देश में लेबर तैयार हो, इंडस्ट्रीज लगेगी उसके लिए लेबर चाहिए, एग्रीकल्चर को डिस्टर्ब करा जाएगा तो लेबर तैयार होगी, कृषि के बाद में लेबर तैयार होती है तो इनके खेत को बर्बाद कर दो, इनके फसलों के दाम कम दे दो तो ये अपना खेत बेचेगा, खेत बेचेगा तो लेबर बनेगा और उनको लेबर ही उनको चाहिए। और यहाँ पे देश में क्योंकि इतनी जनसंख्या यहाँ पे है तो दुनिया की बड़ी मार्केट है ये, तो सब यहाँ से मार्केट तलाश कर रहे हैं और लेबर तलाश कर रहे हैं, लेबर कंट्री। आने वाले टाइम पे कृषि प्रधान देश ना होके लेबर कंट्री इसको भारत को कहा जाएगा, लेबर प्रधान देश हो जाएगा। लेबर प्रधान देश। तो ये सर मतलब सरकार फिर जनहितकारी कैसे काम है, मतलब हितकारी है कहाँ, सरकार कहाँ कर दी, तो दावा तो ये सर यही करते हैं। वो तो कहने के लिए करते हैं, ये वो सरकार नहीं है जो हम देख रहे हैं, ना वो सरकार है ना वे नेता हैं, ये बिजनेसमैन है, बड़े उद्योगपति। उन्होंने एक सिस्टम के तहत देश पे एक पॉलिटिकल पार्टी को आज्ञा किया, वोट कैसे मिलेगी क्योंकि लोकतंत्र देश है भारत, उसको उन्होंने बहुत दिन से उन्होंने उस पर काम किया कि वोट मिलेगी हिंदू मुस्लिम में, लोगों को एक दूसरे से बांट के वोट मिलेगी, धर्मवाद पे वोट मिलेगी, तो उस पर उन्होंने काम करा और आज इस देश पे पूर्ण रूप से किस्म से कब्जा किया उन्होंने। अब उसी सिस्टम से इसको चलाएंगे, देश का कब्जा रहेगा, सारी देश की प्रॉपर्टियां बेचेंगे, जितने हमारे संसाधन है उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनको किस देश से लगाव नहीं है। भिखमंगा और व्यापारी को देश और चौराहे से प्रेम नहीं होता। यहाँ रामपुर के इस चौराहे पे भीख ठीक मिलती होगी, जो रेलवे स्टेशन का भिखारी होगा वो देखा किसी गांव में जा ले, क्योंकि भीख वहां पर ठीक मिलेगी रेलवे स्टेशन के बाहर, और जगह मिलेगी नहीं। तो भिखमंगा और व्यापारी को देश चौराहों से प्यार नहीं होता, जहां उनको मुनाफा होगा वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो सर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है ऐसे में वही उद्योगपतियों का टूल बनी हुई है, या कल को कोई दूसरी पार्टी आती है वो भी टूल बन जाती है? वे कुछ ठीक थी लेकिन अब तो प्योर उद्योगपतियों की है,
वे कुछ ठीक थी, जो पहले आती थी वो कम से कम बात करती थी, वे कुछ हित में बात करती थी, देश हित में। ये प्योर व्यापारी है। तो सर इसका समाधान क्या है फिर? समाधान अभी तो नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा समाधान। अभी तो अब आंदोलन फसल बचाने से ज्यादा आंदोलन देश के किसानों को जमीन बचाने का आंदोलन करना पड़ेगा। आप इसके लिए तैयार है सर? कब तक हम हो तो जाएगा? तैयार है, हमको तो पता। उसके लिए कोई आप संयुक्त मोर्चे का हिस्सा रहे हो, ठीक है, ये हाँ, आपकी बैठकें भी होती है, सब हाँ। पार्टियों से बात भी होती है, तो आपकी आगे क्या रणनीति तैयार की जा रही अभी है? हम तो पूरे देश भर में मीटिंगें कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, और देश अब धीरे धीरे समझ गया कि सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है। और जो हिंदू मुस्लिम वाला मैटर है, सिख हिंदू वाला है, जो एक बिरादरी को दूसरी से लड़ाने का काम है, वो लोग समझ गए कि इनका मकसद ये नहीं है, मकसद इनका दूसरा है। लोग समझ गए। ये लोगों को धीरे धीरे गुलाम बनाना चाहते हैं। गुलाम, गरीब। लेकिन सर जैसे इतिहास में देखा गया है, पहले इसके उदाहरण पड़े हुए हैं, चाइना में एक बार किसानों ने उत्पादन हद से ज़्यादा कर दिया था, और जैसे आप इस समय हिंदुस्तान में भी हो रहा है, ठीक है, जरूरत से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, उसके बाद में वहाँ पे भुखमरी पड़ी थी, भुखमरी आ गई थी। तो क्या हिंदुस्तान में भी आने वाले समय में भुखमरी पड़ सकती है? नहीं, भुखमरी तो नहीं, क्योंकि कृषि पे आधारित ये देश है, तो अपना गुजारा उस हिसाब से करू जाएगा। आज भी कोई घाटे का सौदा नहीं है खेती, कोई नुकसान का वो नहीं है। आज भी अगर 10 परिवार है, परिवार में 10 सदस्य हैं और उनका कोई भी रोजगार नहीं, तो खेत हमको रोटी जरूर दे देगा, वो भूख से नहीं मरने देगा। कोरोना काल में नहीं देश ने भूख से मरने दिया। भुखमरी तो नहीं आएगी यहाँ पे, लेकिन बेरोजगारी जरूर आएगी। हमको कम खर्चे करने चाहिए, नशे पत्ती से दूर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। कम खर्चे से ही ये गांव वाले तरक्की करेंगे। खर्चे कंट्रोल करने चाहिए। सर इस समय एक बहुत विवाद बहुत बड़ा चल रहा है एप्स्टेन फाइल का, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नाम आ रहा है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखो, वो है तो जरूर, उसमें बहुत लोग फंसे हुए हैं। उसकी सच्चाई क्या है, क्या था, या तो कोई ले जाकर ब्लैकमेलिंग करता था सबकी, एक दूसरे को बताता नहीं था। तो वही वो हो सकता है कि सब लोग उसे यार यार ना दोस्ती करी और अपने वहां पर लेकर चला गया। वो करा, इतने लोग कैसे उसमें फंसे उसमें। और सर मोदी जी हो सकते हैं उसमें involve? भाई, सबके फोटो बतावे के है सबने। ये तो वो लिखी हुई सबकी कहानी है कि वहां पर ले जाके और आदमी ने करा। लेकिन सब इस तरह के, पूरा दुनिया ही उसके जाल में फंसी, तो क्या उसकी सच्चाई है, तो उसकी जांच का ही सब्जेक्ट है वो। जिस तरह से सर ट्रम्प की बयानबाजी आती है कि हमने मोदी जी को कह दिया वेनेजुएला से तेल लेके ये काम करेंगे ये नहीं करेंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं खटकता है। भाई, ताकतवर आदमी भी ऑर्डर नहीं दिया करे, और क्या खुशामंद करे करे। तो सर देश पूरे हमारा देश को इकट्ठा होना पड़ेगा, दुनिया को, और हमको फिर एक संघ बनाना पड़ेगा जिसमें छोटे छोटे सब देश हैं। चाइना और अमेरिका दो बड़ी ताकतें हैं, ठीक है, और हमको भी अपने पड़ोसियों से संबंध ठीक रखने पड़ेंगे। तो सर बीजेपी का कहना तो हम ये है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो ये पॉलिसियां कुछ भाई, और बता रही कह लेने दो, उसे कहने में क्या दिक्कत है? कहने में कोई दिक्कत थोड़ा है, कह लेने दो, तो कहेंगे। वो तो नेशनल पॉलिसी होती है, इंटरनेशनल पॉलिसी होती है, उस पे सरकार क्या कर रही, तो उनकी सोच बड़ी होती है, ये अपना करें। इंटरनेशनल इशू पे हम सब भारत को एक जगह रहना चाहिए। करना चाहिए सर। सर जो विपक्ष है इस समय वो कहीं दिखाई कम दे रहा है, दिखता नहीं है, बहुत कमजोर हो गया है, तो क्या कहना नहीं चाहेंगे? नहीं, विपक्ष दिखता भी है, लेकिन उनकी आवाज को दिखाता कौन है अब? और देश में विपक्ष कमजोर होगा तो तानाशाहों का जन्म होगा। विपक्ष भी लग रहा, भाई, कोई भी आज्ञा बढ़ेंगे तो पुलिस प्रशासन का उसका गलत इस्तेमाल होता है, ईडी का, इसका, किसी न किसी को डर दिखा देंगे। भाई, यहीं ये सरकार के खिलाफ वो कर लोगो, तो यही बता देंगे इसका नक्शा पास नहीं है, इसका ये नहीं है, इसकी छत ऊंची है, यहाँ नीचे एग्रीकल्चर लैंड में मकान बना रखा,
ये ट्रैक्टर 10 साल पुराने है, बस हो गया। ये भी कह देंगे भाई चलो हम ही क्या कर रहने दो। विपक्ष की भूमिका इस समय किसान निभा रहे हैं, किसान आगू निभा रहे हैं। नहीं, किसान आगू भी नहीं निभा रहे, विपक्ष तो संसद वाले निभाना चाहिए उनको। हम तो अपनी आवाज उठा रहे हैं। अगर इसी तरह की आवाज व्यापारी वर्ग भी उठावे, देश का नौजवान भी अपने रोजगार के लिए उठावे, जो आदिवासी इस मूवमेंट में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उनके जंगल काटे जा रहे हैं, तो सब अब अपनी बात उठावे। अपनी बात कहने का सबको हक है। आप भी सर सरकार से बेधड़क सवाल पूछते हो, तो कटघरे में उनको खड़ा करते हो, तो आपको डर नहीं लगता सर कि ईडी का नहीं, जो हमें सरकार जब मिलेगी जब तो पूछेंगे। हम तो आपके माध्यम से पूछ रहे हैं। सवाल तो सरकार पूछते से सवाल पूछते। सरकार तो जो हमको मिली 22 जनवरी 2021 को मिली, उसके बाद नहीं मिली। हमको 5 साल हो लिए, हमें नहीं मिली फिर सरकार। अब वह कहते रहो, हम भी अपना सड़क पर कह रहे जैसे और कह रहे थे, हम कह रहे। तो उस समय सर जब आंदोलन खत्म हुआ, सरकार ने आपसे वादा करा था कि कोई वादा एमएसपी वुदा कुछ नहीं। एमएसपी पे सरकार ने कभी बात नहीं करी, पहले भी नहीं करी ना सर। पहले भी करी। जब हाउस के अंदर थे हमारी उनसे 13 मीटिंग हुई, उन्होंने जब भी नहीं करी। सिर्फ वो 3 कानून पर बात करती थी, उसके प्रावधान पर बात करती थी कि इसमें चेंज कर देंगे। हमने कहा कि उस पर बातचीत नहीं बन रही तो दूसरे जो और सब्जेक्ट है उसको बातचीत कर ले। तो उन्होंने कहा कि उस पर कोई अभी बात नहीं करनी, पहले इसी को फाइनल करनी। 12 दौर की बातचीत हुई, यही वहां पर बात हुई, और कोई बात हुई नहीं वहां पे, ना उन्होंने बात की। तो एक एमएसपी भी तो मुद्दा बन गया था लास्ट में आके किसान एमएसपी आंदोलन। तो आज भी इशू है। एमएसपी गारंटी कानून तो आंदोलन देश इतनी में जल्दी क्यों बढ़ना खत्म कर चाहिए। दिया? जल्दी था, कौन कह रहा कि जल्दी आंदोलन? 13 महीने का। किसान तो सर चाहते थे कि हम 13 महीने कोई कम होता है? आप आंदोलन 3 दिन करके दिखाओ, 3 दिन बारात नहीं रुकती। आप 3 दिन मेहमानों को रोक कर दिखा दो अपने घर में। 13 महीने आंदोलन कोई दुनिया का चला? एक देश की राजधानी को देश के किसान ने 13 महीने का घेर कर रखा। इससे ज्यादा क्या आंदोलन हो सकता है? आगे की सर क्या कहना चाहेंगे आप किसानों को, जहाँ ये ब्लॉक लेवल पे भी सर करप्शन किसान करप्शन बहुत है। सब है, करप्शन सब जगह है। तो क्या किसानों को क्या कहना चाहेंगे? किसानों को तो कहना चाह रहे हैं अपना संगठन बनाओ भाई। जहाँ पे संगठन ठीक है वहां पे किसान अपना काम कर लगता है, क्योंकि गांव में ठीक रहेगा तो गांव में कर लगा। करप्शन नीचे से लगा के ऊपर तक करप्शन है। तो आगे सर कोई आंदोलन खड़ा हो सकता है? संगठन पे हम काम कर रहे हैं। आंदोलन वैचारिक रूप से आंदोलन चला हुआ है। विचार में सबके हैं कि सरकार गलत कर रही है, और वैचारिक क्रांति दुनिया में परिवर्तन लाती है। तो ये 2027 में परिवर्तन आ सकता है यूपी में? यूपी में परिवर्तन जाएगा कौन? जो उनसे यूपी में परिवर्तन जाएंगे उनके व्यापार चल रहे हैं, कौन जाएगा? मतलब कि इस समय बदल नहीं आपके हिसाब से? क्या पता, हम क्या कोई ज्योतिषी हैं? हम क्या पता क्या रहेगा। धन्यवाद। बातें काफ़ी लंबी हो गई। ये थे चौधरी राकेश सिंह जी टिकैत, और इस तरह से किसानों की समस्याएं हमेशा ये उठाते रहते हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। अगर आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे। इनसे आगे भी बात पहले भी बात होती रही है, आगे भी बात करते रहेंगे। धन्यवाद।